नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको, आपके सुधी दर्शकों को, आपके चैनल को, कि आपने दोबारा सेवा का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, एक आतंकवादी को दूसरे देश में दूसरे आतंकवादी से बातचीत करने के लिए क्या कोई सरकार भेज सकती है? ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासिन मलिक ने खुलासा किया है कि उसे यूपीए सरकार ने भेजा था हाफिज सईद से मुलाकात करने के लिए, क्या ये बात किसी के गले उतर सकती है? पहले सारे तथ्यों को अंजू जी आप एक बार तौल लें, फिर इसके ऊपर थोड़ा हम लोग विचार विमर्श करेंगे। क्या संभव है? क्या इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई है? क्योंकि जैसा कि महाभारत में शकुनी ने कहा था दुर्योधन को, भांजे, कूटनीति एक अस्त्र है और इसको समझो और इसका इस्तेमाल करो। यासीन मलिक माने पाकिस्तान, और पाकिस्तान माने छदम, कूट नीति, राजनीति, धोखा, फरेब, और वही ये हो रहा है। इसके बारे में निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। यासीन मलिक कौन है? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक तरीके से सर्वे सर्वा है। उसके ऊपर आरोप क्या है? 25 जनवरी 1990 को हमारे 4 आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को सरेआम सरे बाजार गोली मारी, हत्या की, उनकी निर्मम हत्या की। कश्मीरी पंडित कहते हैं कि विस्थापित करने में इसका पूरा योगदान है यासीन मलिक का। और बात यहीं नहीं खत्म हो जाती है। ये रूबिया सईद जो है, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री थे, इनकी बेटी के तथा कथित, मैं जब तथा कथित कह रहा हूं, तथा कथित अपहरण में, उस अपहरण के पीछे भी बड़ा पुल पट्टा है। इसके पहले कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ है और उसके बाद कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ है। रूबिया सईद के बाद जब अपहरण हुआ तो आपने देखा होगा कितनी छूट, कितने चरमपंथी छोड़ दिए गए, कितने रिलीज कर दिए गए। ये भी एक इतिहास के पन्नों में है। तो आप समझ लीजिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका 25 अगस्त का जो एफिडेविट है, सारा ताना बाना इस पे मिल रहा है। और इसने ये कहा कि मुझको मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि तुम अमन की, यू आर अ फादर ऑफ पीस प्रोसेस, यू आर अ फादर ऑफ पीस प्रोसेस। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी थी। और यासीन मलिक ये कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद से मिलने गए पाकिस्तान। और हाफिज सईद कौन है? देश जानता होगा, भूला नहीं है। 26/11 को जो नरसंहार मुंबई में हुआ था, और चवाड हाउस से लेके ताज पैलेस के ऊपर और तमाम वहां पे जो जिन लोगों की नृशंस हत्या की गई, उसका सर्वे सर्वा पूरी तरीके से तो हाफिज सईद के साथ वार्ता करने के लिए भेजा इनको। और ये रिक्वेस्ट उसने कहा मेरे पास आईबी के जरिए आई थी कि आप पाकिस्तान जाइए। और आईबी के एक अफसर का ये नाम ले रहा है, स्पेशल डायरेक्टर श्री वीके जोशी, जो कि बड़े अच्छे अफसर, कुशाग्र बताए जाते हैं। और जब 2005 में कश्मीर में बड़ा जलजला, जब भूचाल आया था, उसके तुरंत पहले फिर ये वापस आ गया था। और वहां जा करके इसने यूनाइटेड जिहाद कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड जिहाद कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में थी, वहां जितने चरमपंथी थे उनका जलसा कराया हाफिज सईद ने। आप समझ रही हैं? मतलब सब मौसेरे भाई एक प्लेटफॉर्म पे हैं। वैसे तो अलग थे नहीं, आज भी अलग नहीं, तब भी अलग नहीं थे। तो सारे मौसेरे भाइयों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि मैंने तकरीर की और कुरान पाक के हमने इंस्टांसेस कोट किए कि अगर कोई अमन चाहता है तो हमें अमन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इसको कहते हैं अल तकैया, कि ऐसा सफेद झूठ बोलो वक्त आने के ऊपर, और उसको भी तुम जिस तरीके के शब्दों के चयन और झूठ और फरेब का पुलिंदा बना करके जनता के सामने तुम पेश कर दो, वही इन्होंने भी किया। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, और उसके आपने एड्रेस किया, फिर आप वापस आए। और आप समझ सकती हैं कि ये मुफ्त में तो किया नहीं होगा, कितने करोड़ खा गया होगा ये इसका अंदाज नहीं है। क्योंकि एक चीज मोटी है, जितने भी चरमपंथी थे, जिलानी हो, यासीन मलिक हो, इनकी लाइफस्टाइल आप देखिए, इनके मकानात देखिए, इनकी लेविश लाइफस्टाइल देखिए, आप दंग रह जाएंगे। करोड़ों करोड़ रुपए के ये मालिक हैं ये। अब तो खैर सरकार ने इनकी सब जब्त कर लिया, सारे इनकी हैसियत जब्त कर ली। इनके जो रिश्तेदार सरकारी नौकरी थे वो बर्खास्त हो गए। अच्छा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। यासीन मलिक की जो बेटी है रजिया सुल्तान, 14 साल की,
कि मैं अपने अब्बू से 11 साल से नहीं, तो इसमें क्या मोदी जी क्या कर लेंगे, सरकार क्या कर लेगी? किसी भी देश में होगा, इतनी गुंडे तुम करो, यही क्या कम है कि वो जेल की सलाख के पीछे है, 72 हूरों के पास नहीं गया है? ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर कितनी बड़ी ये प्रशंसा का ये पात्र है कि जिसने इतने हमारे वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या की, कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने में इसका योगदान था, रूबिया सईद का अपहरण किया, और ऐसा आदमी जेल की सलाख के पीछे है, और आपको उम्मीद है कि जेल से जल्दी छूट के आएगा, तो कम से कम एक चीज तो मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम बरकरार है और बिल्कुल दुरुस्त है। वरना आपके अगर होता तो इसके अगर 1000वां गुना भी किया होता किसी ने, उसकी आंख निकाल ली गई होती, अतड़ियां निकाल ली होती आप लोगों ने। हमारे यहाँ ये सब नहीं किया जाता है। तो वापस आने के बाद हमारे इन क्या कहें, अमन का फरिश्ता कहें, नफरत के सौदागर कहें, खून के दलाल कहें इनको, ये जब लौट करके आए तो इन्होंने कहा कि मेरी डीब्रीफिंग मैंने आईबी को की। आईबी की ब्रीफिंग में इन्होंने कहा कि मैंने जब ब्रीफिंग की तो उसने सबसे पहले कहा कि आप सीधे जाके प्रधानमंत्री महोदय को खुद ब्रीफ करें। तो खुद ये मनमोहन सिंह जी के पास गए थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उनके साथ जो थे एम के नारायण जो एनएसए थे तत्कालीन, वो भी मौजूद थे। तो मतलब की बात यह है कि मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन एनएसए एम के नारायण, इन दोनों को यासीन मलिक ने ब्रीफ किया। मैं आपको यही बता दूं, जितने लोगों के नाम अभी गिना रहा हूं और जितने लोगों को गिनाऊंगा, उसमें कितने जीवित हैं और कितने जीवित नहीं हैं, इस पर भी विचार कीजिएगा। उसने कहा फिर मैं जोशी जी से फिर मिला। जोशी जी से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा, यू आर द फादर ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट इन कश्मीर, कि तुम कश्मीर में अहिंसा का जो सिलसिला चल रहा, तुम उसके जनक हो, उसके पिता हो। वाह! हाथ हमारे आईएएफ ऑफिसर्स के खून से सने हुए, कश्मीरी पंडितों के खून से सने हुए, एक बार पाकिस्तान तीर्थ यात्रा कर आए तो कश्मीर में अमन के फरिश्ते हो गए। वैसे अमन के फरिश्ते तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी थे, जिनको हमारे एक नेता कह रहे थे वो अमन के दूत हैं, और वही नेता कहते थे हाफिज जी, उसामा जी, बिना जी लगाए वो संबोधित नहीं करते थे चरमपंथियों को। फिर ये आगे कहता है यासीन कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी से मिला, सोनिया जी से मिला, पी चिदम्बरम से मिला, आई के गुजराल से मिला, राजेश पायलट से मिला, वीपी सिंह से मिला, चंद्रशेखर जी से मिला, पीवी नरसिम्हा राव से मिला, देवगौड़ा जी से मिला। मतलब ये समझ रहे हैं कि जैसे ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ये है क्या चीज? ये सबके संपर्क में थे ये। हर प्रधानमंत्री बिना किसी प्रधानमंत्री से कि भाईजान अगर आप तशरीफ नहीं लाए तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा, इन्होंने तो ऐसा ताना बाना बनाया जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाईजान मैं बुरा मान जाऊंगा आपको, मेरी कसम अगर आप नहीं आए तो हम फिर जिंदा कैसे रहेंगे। ये अपने शपथ पत्र में 25 अगस्त के कुछ इस तरीके की भाव भंगिमा लेकर के ये बात कर रहे हैं। इनकी पाप गाथा मैं आपको बता चुका हूं। और आपके रूबिया सईद के बारे में तब चर्चा थी, आपको याद है जब ये अपहरण हुआ था, लोग ये कह रहे थे कि ये स्टेज मैनेज अपहरण था, ये असली अपहरण नहीं था। मैंने तो संकेत में बताया कि बिल्कुल। इसके पहले कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ है और उसके बाद कितनी का हुआ है, विशेषकर इनकी बिरादरी के। और उसके बाद लोग ये कहते थे कि स्टेज मैनेज था ये, और उसके चलते कितने कंसेशंस दे दिए गए चरमपंथियों को, और उसके बाद कश्मीर में आग लगना शुरू हो गई उसी के तुरंत बाद। सर जी, जी, आप कुछ कह रहे थे। सर पर ये हलफनामा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया है, और हलफनामे के हिसाब से पीएम उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको शुक्रिया भी अदा किया कि तुम बहुत बड़ा काम करके आ रहे हो। लेकिन सर, ये हलफनामा जो कुछ इस हलफनामे में इसने कहा है, क्या वाकई एक आतंकवादी को एक सरकार इतनी अहमियत दे सकती? क्योंकि हम सबको पता है कि रेड कारपेट वेलकम मिलता था इसको, उस वक्त ये प्रधानमंत्री से मिलने सीधे पहुंच जाता था। इसकी कितनी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हाथ मिला रहा है। और तो और एक मीडिया हाउस है जो यूथ आइकॉन कहकर इसको बुलाता था और इसको स्टेज देता था अपनी बात रखने के लिए। किसी को याद नहीं आया कि इसने क्या कुछ किया है कश्मीर में, और ये आतंकवादी है। आपने बिल्कुल सही कहा। चरमपंथी हो, डकैत हो, हत्यारा हो, अपराधी हो, उसको मुखबिर की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो आपको सूचना दे, लेकिन उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाना,
इसकी ऐसी मिसाल मैंने तो नहीं देखी। और ये बातें इसकी जितनी अनकन्विंसिंग और अविश्वसनीय हैं, शायद ये अपनी गर्दन बचाने के लिए कोर्ट के लिए ये जो होता है ना कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दो और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसका केस प्रूव ना हो, तो ये पूरा ताना-बाना इसलिए बुन रहा है कि कोर्ट के मन में ये बात आ जाए कि भाई फोटो तो है हमारे पास, लोगों ने इतनी बात तो कही है, लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त है, मुझे नहीं याद है किसी ने इसको कहा कि आप कश्मीर में अमन के जनक हैं या यू आर द फादर ऑफ नॉन वायलेंस इन कश्मीर। हकीकत ये है कि यू आर द फादर ऑफ ऑल वायलेंस इन कश्मीर। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये जो भी है, ये जनक है सारी हिंसा का। रूबिया सईद की अपहरण को छोड़ भी अगर दिया जाए, तो जो 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या तुमने की थी 25 जनवरी को, इसके अलावा तुम्हें कश्मीरी पंडित जो चीख-चीख के कह रहे हैं, और आज तुम कह रहे हो कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था कि जिसने तुमको बुलाया नहीं, मंत्रणा नहीं की। आईबी का तो काम ही है मुखबिर पैदा करना, आईबी का तो काम ही है मुखबिर भेजना। लेकिन आईबी फिर उनका तौर तरीका अलग होता है। पुलिस में क्या होता है, मुखबिर भी बनाते हैं और मुखबिर से काम भी लेते हैं। जरूरत पड़ती है तो उसका एक फंड होता है, उससे कुछ उसको पैसे दे देते हैं। छोटा-मोटा कोई सरकारी काम होता है, उसको करवा दिया जाता है। और ज़्यादा पिक-पिक करता है तो आपने सुना होगा उसकी जो है, कभी-कभी लाश बरामद हो जाती है। तो पुलिस का तौर तरीका अलग है, इंटेलिजेंस का तौर तरीका अलग है। इंटेलिजेंस ने तो जो किया, आपको एक एसेट बनाना वो अपनी जगह है, लेकिन आपके ऊपर इतनी महिमा मंडित कर देंगे कि आप सीधे भारत के प्रधानमंत्री और वीआईपी नेताओं से सिर्फ आप बात करेंगे और वो आपके ऊपर इतना विश्वास करेंगे। सबसे पहली चीज होती है कि आपने ऐसा कौन सा काम करके दिखा दिया कि आप इतने बड़े विश्वास पात्र हो गए। अभी तक केवल आपने बातों का लेकिन ताना बाना बनाया है। इनका ये शपथ पत्र जिसकी चर्चा जी कर रहे हैं, वो किसी होशियार अकलमंद वकील ने बनाया है, जिससे कि एक छोटी सी चीजें जो मीडिया में यूट्यूब पे मिल जाए, उसको कट कॉपी पेस्ट करके जिस न्यायालय में इनका मामला चल रहा है, उसमें एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए। उस भ्रम की स्थिति को लेकर के सारा खेल और ये ताश का घर बना है, और एक फूंक मारे तो ये बिल्कुल ढह के अलग हो जाएगा। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने बड़ा अध्ययन किया इस पे, इसने ऐसा कोई एक काम किया हो, कोई एक काम, जिसमें कि ये कह दे कि इसने हाँ, भारत की और कश्मीर की सेवा की है। पाकिस्तान जाना कोई बड़ी चीज नहीं, पाकिस्तान तो तुम्हारा घर है ही है। तुम्हारी बेटी तो रज़िया सुल्तान पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान की ही तुम्हारी फंडिंग है। तुम्हारी इतनी आत्मीयता है कि वहां जितने तंजीमें हैं उनको तुमने इकट्ठा करके उनको संबोधित किया। ये तो कोई सेवा हुई नहीं। सेवा तो हम तब जाने जब तुमने कोई वाकई शांति, किसी टेररिस्ट को पकड़वाया हो, कोई तुमने ऐसा काम किया जिससे कि अमन और शांति मार्ग प्रशस्त हुआ हो। दिखाई उल्टा पड़ रहा है कि तुम जहां जहां गए डाडो नहीं वहां पे, अब कहा क्या कहा जाए, जहां जहां तुम गए वहां वहां तबाही का मंजर और दिखाई पड़ा। तो इसने कोई लेकिन एक सर काम जिंदगी में सर ऐसा किया हो सर मंजू जी। सर इसकी बातों से ये लग रहा है कि उस वक्त की सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहती थी कश्मीर के मुद्दे पर, और बैकडोर से इसको वहां भेजा जा रहा था कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से भी कहे कि वो बात करने के लिए टेबल पर आए, और आतंकवादियों को भी न्योता भेजा जा रहा था। सर ये जो बातें कह रहा है, इसमें कहीं ना कहीं उस वक्त की सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इसको रेड कार्पेट वेलकम तो मिलता था। ये तो अब जो तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है हमारे एयरफोर्स अधिकारियों को मारने के लिए, उसका केस भी तो 2014 के बाद दर्ज हुआ था। इसके ऊपर तो कभी कोई एफआईआर ही नहीं उस जमाने में। तो इस पर शक क्यों ना किया जाए, ये जो कह रहा है उस सही पर क्यों निष्कर्ष है। भरोसा ना किया जाए सर? नहीं, ये इसमें हम भरोसा यूं कर सकते हैं कि ये अर्ध सत्य है। आपने बिल्कुल सही कहा। तत्कालीन सरकार ने सारे घोड़े खोल दिए थे कि इसके जरिए कुछ शांति वार्ता हो जाए। इसके ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया गया। इसके ऊपर ये भी कहा था कि अब ये जो शपथ पत्र है, जो कुछ पत्रकार हैं ये कहते हैं, ये दरअसल एक चौराहा है चरमपंथियों का। ये चरमपंथ गतिविधियों का चौराहा है। इसमें स्ट्रैटेजी भी है, इसमें डिप्लोमेसी भी है और इसमें शरारत भी है। ये कई चीजों का सम्मिश्रण है ये शपथ पत्र। लेकिन आपके पहले प्रश्न का, तत्कालीन सरकार ने इसको कहा, इसने आईबी के ऑफिसर्स का नाम लिया, इसने वहां बताया किससे मिला, तो ये सब चीजें तो सच ही हैं। तो यहां तक तो बात सही कि तत्कालीन सरकार ने इसको यूज किया और इसके ऊपर एतबार करके, निवेश करके, और इसको मैं समझता हूं कि केवल धन से ही नहीं और तमाम सुविधाएं दे करके पाकिस्तान भेजा। इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है।
और क्यों, अगर कोई मुखबिर या कोई आदमी आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप कितना ट्रायल करेंगे? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इससे ऊपर तो ट्रायल नहीं होता। इसका मतलब तो ठीक है, आप खोटे सिक्के के ऊपर इतना ज़्यादा एतबार कर रहे हैं, तो आप ही की बुद्धि के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन यासीन मलिक के ऊपर तत्कालीन सरकार ने विश्वास ही नहीं किया। उसके ऊपर ज़रूर से ज़्यादा भरोसा किया, पाकिस्तान भेजा, और किस उम्मीद ने भेजा, ये मैं आज तक नहीं समझ पा रहा, ये आप भी नहीं समझ पा रही होंगी। और ये भरोसे के काबिल न था, न है और न होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यासीन मलिक और हाफिज सईद जी ये भरोसे के काबिल नहीं है। बल्कि लोग यहां तक कहते हैं कि अगर एक तरफ हाफिज सईद हो, दूसरी तरफ सांप हो, तो आप किसको पहले मारेंगे? जवाब आपके सामने बिल्कुल सही है। ओसामा बिन लादेन एक तरफ हो, दूसरी तरफ सांप हो, आप पहले किसको मारेंगे? ये कुछ सोचने की बात नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन है। यासीन मलिक भी उन्हीं के मौसेरे भाई हैं। तो जाहिर है कि आप इतना एतबार क्यों कर रहे हैं? इतना एतबार करने का क्या औचित्य है? तो अंजू जी, ये चीज पहले आपको सोच लेना चाहिए था कि आप जो कर रहे हैं वो औचित्यपूर्ण नहीं है। इतना ज्यादा एतबार और इतना ज्यादा निवेश, इसका कोई औचित्य नहीं था। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बार आप मिल रहे हैं तो ठीक है, ऐसे शातिर अपराधी जिसके हाथ हमारे एयरफोर्स अधिकारियों के खून से सने हुए हैं, कश्मीरी पंडितों खून से है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट देना, बुला करके रखना, तो संदेश क्या जा रहा है? ये वीवीआईपी है क्या है ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और सबसे अहम बात यह है कि हाफिज सईद, जिससे ये 2006 में मिला, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले का वो मास्टरमाइंड था। तो कौन सा वो रास्ते पर आ गया बातचीत करने के लिए? अगर उस वक्त की यूपी सरकार ने चाहा कि बातचीत करने के लिए आतंकवादी सामने आए और पाकिस्तान के हुक्मरान सामने आए, तो कोई भी सामने तो आया ही नहीं। बल्कि हाफिज सईद के मंच पर भाषण देते हुए, उसके साथ बैठे हुए, इसकी तस्वीरें वायरल हुई थी उस वक्त भी। तब भी ये सवाल पूछा गया था कि यासीन मलिक पाकिस्तान में क्या कर रहा है, क्या यहाँ की सरकार को खबर है? लेकिन अब तो ये बता रहा है कि इसको तो वहां शांति दूत के तौर पर भेजा गया था। चलिए सर, अब देखते हैं। वैसे भी तहव्वुर राणा भी इस वक्त भारत लाया जा चुका है प्रत्यार्पित करके अमेरिका से, वो भी राज खोल रहा है। तो पता चलेगा कि उस वक्त की सरकार, जिसने एकदम से पाकिस्तान को 2008 के आतंकवादी हमले के बाद क्लीन चिट दे दी थी, आखिर उसमें कौन कौन से लोग थे जिनको पता था कि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करने जा रहा है? उसका भी तो पर्दाफाश होगा ना एक दिन। क्यों नहीं होगा? तहव्वुर राणा का आपने नाम लिया। तहव्वुर राणा ने तो वहां पे ट्रैवल एजेंसी खुली थी मुंबई में, कैसे खुल गई थी? तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली को भेजा था, कैसे भेज दिया? डेविड कोलमैन हेडली ने पूरे मुंबई का भ्रमण, खूब डिटेल्ड फोटोग्राफी, जीपीएस मैपिंग की। और ये बताया जाता है कि महेश भट्ट और तमाम रसूखदार, तथाकथित रसूखदार फिल्म इंडस्ट्री के लोग, महेश भट्ट के बेटे ने उनको जिम का मेंबरशिप बनाया, और कोई नहीं मिला आपको। तो डेविड कोलमैन हेडली का मुंबई में आगमन, तहव्वुर राणा का उसमें फाइनेंसिंग, और दोनों का एक षड्यंत्र, और उसके बाद 26/11 का होना, और इसके बाद यासीन मलिक को भेजा वहां पर। ये तो वही बात हमारे लिए वही होगी कि 24 बन गए थे, दुबे भी नहीं रहे। कश्मीर में तो अमन आया नहीं, लेकिन 26/11 अलग हो गया। तो सवाल ये उठता है कि मार्गरेट थैचर से किसी ने कहा था चरमपंथियों से बात करके, चरमपंथियों से बात नहीं की जाती है, उनसे हमारे कमांडोज बात करेंगे। ये मार्गरेट थैचर ने कहा था 2500 साल पहले, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। इसी तरीके से इसराइल की क्या पॉलिसी है? क्या वो किसी से बात करता है? नहीं करता है। वो कहता है वो ठीक है, आईडीएफ बात करेगी, इजराइल डिफेंस फोर्सेस बात करेगी। वही हमारी भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बात उससे की जाती है जो विक्षिप्त ना हो। ये सब विक्षिप्त और मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। इनसे बातचीत नहीं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और एक्शन हो रहा है। इसीलिए शायद तिलमिलाहट में आकर इस तरह का हलफनामा जी। उसने दायर किया है। लेकिन जिस पार्टी पर, जिनकी सरकार थी उस वक्त, उन पर जिस तरह के सवाल खड़े किए गए, कम से कम उनको सामने आकर ये बताना चाहिए कि ये जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि ये हलफनामा है, स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ हलफनामा है, जो कोर्ट में दायर किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि झूठ नहीं बोला जाता है। तो अब देखना होगा सर कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह की सफाई देती है। लेकिन आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।